अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बुक से बच्चों काइंडली ओपन कर लें क्वेश्चन नंबर 2.8। ओमेगा। ओमेगा की रिक्वायरमेंट तो है इन द लाइट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज, लेकिन हम अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं करेंगे, हम इंशाल्लाह इसका नोट बनाएंगे। ये स्टडी टेक्स्ट की एग्जाम्पल भी है और स्प्रिंग 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था करेक्टिंग एंट्रीज करने का, एक ज़माने में FAR 2 के लेवल पर। मैंने तो कहा था कि ये आपने खुद आपस में शेयर करना है कल के उम्र का। ऑन 31 दिसंबर 13 ओमेगा केमिकल्स लिमिटेड चेंज इट्स वैल्यूएशन मॉडल फ्रॉम कॉस्ट टू रीवैल्यूएशन फॉर इट्स बिल्डिंग्स। The following information pertains to its building as at 31st December 2013. Estimated useful life as originally estimated 20 साल 25 साल। Prior to revaluation as at 31 December 13, cost उसकी 100 million, accumulated depreciation उसकी 37.5 और ये स्टार लगा हुआ है, स्टार के साथ कहता है इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 13 हमने डेप्रीसिएशन भी चार्ज कर दी हुई है। रीवैल्यूड अमाउंट एज पर वैल्यूएशन रिपोर्ट, वैल्यूएशन रिपोर्ट भी क्या है 52 एंड 149.94 और ये इससे पता चलेगा ये किस डेट की रीवैल्यूएशन है। 31 दिसंबर 13 पर ही ये क्या हो रहा है, रीवैल्यू हो रहा है। As per the reports of professional value, there was no change in estimated useful life of the building. बिल्डिंग की लाइफ में कोई चेंज नहीं है। OCL recorded revaluation effect for the office building on 31 दिसंबर 13 as per the valuation report. On 1 July 14, one of the office building was sold for 30 million. एक ऑफिस बिल्डिंग बेच दी है हमने कितने में, 30 मिलियन में। ऑन 31 दिसंबर 13 रिटर्न डाउन वैल्यू बिफोर रीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ द सोल्ड बिल्डिंग अमाउंटिंग टू रुपीज 27.72 मिलियन एंड 31.92 मिलियन रिस्पेक्टिवली। ऑन 31 दिसंबर 14 फैक्ट्री बिल्डिंग वर रीवैल्यूड एट 64 मिलियन वेयर एज देयर वाज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग्स। OCL uses straight line method of depreciation which is charged from the date of the asset is available for use up to the date of disposal. Revaluation is to be accounted for by using net replacement value method. लें जनाब, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आप बताएं, आपने बनाना है इसका नोट। क्या बनाना है? आपको रिक्वायरमेंट आ गई नोट की, जनरल एंट्रीज तो बाद में देखी जाएंगी। नोट के लिए क्या काम करेंगे? एक तो वर्किंग करेंगे, दूसरे फॉर्मेट। फॉर्मेट कौन से साल का बनाना है हमें? 2014 और इन कंपैरिजन 2013। 2 साल ही दिए हुए हैं ना। 31 दिसंबर उसने जो रिक्वायरमेंट कही है, जनरल एंट्रीज कही हैं 2014 और 2013 की। चलें जी, वर्किंग बना दें। सबसे पहले कौन सी वर्किंग बनाएंगे आप? ऑफिस बिल्डिंग की या फिर फैक्ट्री बिल्डिंग की? वजह पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं। ये बताएं डिस्पोजल किस में है? ऑफिस में है, तो काम आसान किसका होगा? फैक्ट्री का काम आसान होगा। तो पहले कौन सी वर्किंग करनी चाहिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से? पहले फैक्ट्री की काम करना चाहिए, जिसमें काम क्या है? कम है।
मार्क्स उसमें से भी मिलने हैं हमें। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में वो काम किया करें पहले जो काम आसान हो, ना कि वो जो मुश्किल हो। ठीक है, आसान में से मार्क्स कैरी करना आसान और जल्दी कैरी होंगे, मुश्किल से मार्क्स को निकालना थोड़ा सा क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो तरीकेकार से चलना है। क्लास में हमने काम ये भी तो चीजें सीखनी है, पेपर में कैसे करना है काम। तो स्टार्ट करें फैक्ट्री की बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग सेल हो रही है ना जी, ऑफिस बिल्डिंग सेल हो रही है 30 मिलियन की, सम उसमें से कुछ। तो ऑफिस बिल्डिंग को साइड पर करें, पहले फैक्ट्री बिल्डिंग जल्दी जल्दी बना दें। समझे, टेस्ट आप कर रहे हैं और इसका नोट भी बनाना है आपने, क्योंकि इसके अंदर कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है। जल्दी जल्दी करें इसे, आप टेस्ट समझ लें, जो मर्जी समझ लें। होमवर्क होमवर्क होमवर्क, लिमिटेड डिस्पोजल पियानो, ठीक हो गया, कहानी खत्म हो गई। करें बेटा, छुपी हुई चीज़ों को मालूम करना भी सीखें थोड़े से। बेटा आप नहीं कर रहे जी? अच्छा, पहले बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो फिर तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। अगर पढ़ा हुआ है तो फिर तो कुछ ना कुछ तो आता होगा ना, समथिंग। मैंने अभी कहा जो आसान काम है मैंने पहले दिया ही आपको है, यार पहले आसान काम करें। अच्छा यार आप आगे आओ, एक भाई यार एक पेज बच्चे को दो, डोनेट करो, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। हाँ, ये एक हेल्प करना, एक क्या है, एक दूसरे की हेल्प की, आपने हेल्प की, आपको सवाब मिल गया माशाल्लाह से। और है कुछ भी नहीं, छोटी सी हेल्प है ना, लेकिन हेल्प कर दी, आपको सवाब माशाल्लाह से मिल गया, जज़ाकल्लाह बेटा। जब आप माइंड एक्टिविटी करते हैं ना, तब पता चलता है कि यार क्वेश्चन को अब कैसे लेकर चलना है। आप माइंड एक्टिविटी नहीं करेंगे तो काम गड़बड़ रहेगा।
हाँ जी, मुझे क्या पता, मैं तो थोड़ी देर बाद डिस्कस करूँगा, मैं तो जस्ट चेक करने आया हूँ। अच्छा फर्स्ट टाइम पढ़ रही हैं आपने, आपने कवर कर रहे हैं, चलो आते रहना, ये नहीं करना कि छोड़ जाएं, ठीक, ये आपकी पक्की हो जाएगी इंशाल्लाह। नहीं तो जो है ना फिर वही वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा एंड पर, मेरे 30 लेक्चर रहते हैं, 40 लेक्चर रहते हैं, ठीक है, वो साथ साथ कवर करना है। क्या वो मुंह बसूर के बैठा हुआ है यार, तूने तो 2 दफ़ा पढ़ लिया हुआ है। मैंने तो काम भी आसान दिया है। क्या हुआ बेटा? अच्छा आपका फर्स्ट डे पहले बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा पीआरसी से भी आई हैं, ठीक हो गया। अब आपने फिर ये करना है कि यूट्यूब पे या जो भी इनसे टीए से क्या करना है, लेक्चर्स पहले 5-6 दिन के वो उसके ऊपर पढ़े हुए हैं, और रिवॉल्यूशन वाले हमने स्टार्ट की थी चंद दिन पहले ही, वो भी अवेलेबल होंगे, ठीक, वो आपने स्टार्ट करने हैं और डेली आना है, ठीक है, छुट्टी नहीं करनी है, अदरवाइज़ यही होना है कि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, चंद दिन लगेंगे यूज़ टू होने में। और से क्यों नहीं पढ़ा? हाँ जी शुरू करें फिर। दिमाग में थोड़ी थोड़ी सी महसूस हुई है कि हम कितने पानी में हैं। थोड़ा सा ये पता चला कि जब तक हम माइंड एक्टिविटी नहीं करते हैं क्लास में, सिर्फ और सिर्फ क्लास लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा कोशिश ये किया करें जो क्लास में काम किया करें उसे लाजमी तौर पर अपना फर्स्ट होमवर्क बनाएं। क्लास में चीज़ समझ लग जाएगी, घर में जाके जब आप दोबारा से इंडिपेंडेंटली वही क्वेश्चन करेंगे तो तब असल में समझ लगेगी। अदरवाइज आप कहेंगे हाँ जी हमने क्लास ले ली और बस हो गया काम, तो फिर यकीन माने काम नहीं होना, कभी भी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है जब तक आप वही माइंड एक्टिविटी घर में जाके अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक। खाली होमवर्क नहीं कि दूसरा पास पेपर कर लिया, पहला वही काम करें। हाँ अगर कोई बहुत आसान क्वेश्चन मैंने करवा दिया तो बेशक आप स्किप कर लें या सिर्फ देख लें, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन कोई पास पेपर उसे लाजमी तौर पर क्या करें, घर में बैठ के दोबारा से परफॉर्म करें। लें जी 31 दिसंबर 13 ओमेगा केमिकल्स चेंज इट्स वैल्यूएशन मॉडल फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू रिवैल्यूएशन। उसने रिवैल्यूएशन मॉडल में फर्स्ट टाइम एंट्री करनी है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू इट्स बिल्डिंग एज एट 31 दिसंबर 13। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एज ओरिजिनली एस्टिमेटेड लाइफ, जो पहली दफा जो एस्टिमेट की गई थी वो क्या थी, फैक्ट्री बिल्डिंग की 20, उसकी कॉस्ट कितनी थी 100 मिलियन, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल 31 दिसंबर 13 कितनी थी 37.5, और इसमें करंट ईयर की डेप्रिसिएशन भी शामिल है। तो यहां से ही हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है फैक्ट्री बिल्डिंग का कि हम अपनी वर्किंग बनाना शुरू कर दें फैक्ट्री बिल्डिंग से रिलेटेड, कि हमें उसकी कॉस्ट मिल गई है, वो है फैक्ट्री बिल्डिंग की कॉस्ट है 100 मिलियन और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल 31 दिसंबर 13 37.5 है। मेरी WDV कितनी आ गई
62.5 और यहाँ पर इसी तारीख पर क्या होना है, री वैल्यू होना है 31 दिसंबर 13 पर। फर्स्ट टाइम री वैल्यू हुआ कितने पर, रीवैल्यूड अमाउंट एज पर वैल्यूएशन मॉडल 52 मिलियन। आपने ये 52 किया, इसका मतलब है साल पहली दफा ही क्या आ गया, 10.5 का लॉस आ गया। लॉस को आप प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। आपको ये बताया था कि अगर रिवैल्यूएशन होगी तो अगर ये वाली वैल्यू माइनस में आ गई, पूरी लाइन क्या होगी, माइनस में जाएगी। और लॉस डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है अगर पुराना कोई सरप्लस अवेलेबल ना हो तो ये आपका आ गया रीवैल्यूएशन लॉस 31 दिसंबर 13। पहला स्टेप तो आपका क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। जर्नल एंट्री अगर उसने मांगी होती तो रीवैल्यूएशन के वक्त की जर्नल एंट्रीज कौन कौन सी हैं, पहली एंट्री रीवैल्यूएशन के वक्त की सारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना। तो 31 दिसंबर 13 पर आपकी पहली एंट्री हो जानी थी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और फैक्ट्री बिल्डिंग क्रेडिट। पहली एंट्री कितनी होनी थी, जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है 37.5। फिर रीवैल्यूएशन हो गई, एसेट की वैल्यू डाउन हो गई। एसेट डाउन हो तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो 10.5 के साथ आपने फैक्ट्री बिल्डिंग को किया क्रेडिट। कितने के साथ, 10.5, और ये चीज आपने प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दी विद नेम रीवैल्यूएशन लॉस 10.5। ये आपकी जनरल एंट्रीज भी हो गई। क्या डेप्रिसिएशन तो पहले चार्ज कर दी है उसने, वो पहले चार्ज कर दी हुई है ना उसने, चार्ज करके जो दिया उसने, इसलिए मैंने नहीं किया। तो उसने चार्ज कर दी तो करनी है ना, जो सी एंट्रीज नहीं की हुई वो करनी है। अगर उसकी रिक्वायरमेंट में जाऊं, इन द लाइट ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 14 इंक्लूडिंग करेक्टिंग एंट्रीज फॉर 31 दिसंबर 13। करेक्टिंग एंट्रीज बस करनी है, नई एंट्रीज करनी है। जहां तक उसने कर दिया उससे आगे काम करना है। तो आगे 31 दिसंबर 13 की ये वाली एंट्रीज बनती हैं कि रीवैल्यूएशन आपने परफॉर्म करनी है, फैक्ट्री बिल्डिंग का ये काम हुआ। गॉट द पॉइंट। अगर मैं उसकी रिक्वायरमेंट पर जाऊं तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर जाएंगे कि हमने क्या करना है, हमने नोट भी बनाना है इसका। 10.5 ये मेरा लॉस आ जाएगा बैलेंस। जब भी एसेट रिवैल्यू होता है तो वर्किंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, क्या काम करना होता है, रिमेनिंग लाइफ। तो हम अब रिमेनिंग लाइफ फाइंड करते हैं। रिमेनिंग लाइफ कैसे आती होती है, जो उसकी ओरिजिनल लाइफ होती है उसमें से जितने साल यूज कर लिए वो माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है, रिमेनिंग लाइफ आ जाती है। तो ओरिजिनल तो 20 ईयर्स है। कितने साल ये यूज कर चुका हुआ है 31 दिसंबर 13 पर, 7.5 साल कैसे आए। क्या हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई है, क्या हमें कॉस्ट दी हुई है, क्या स्ट्रेट लाइन मेथड मौजूद है। स्ट्रेट लाइन मेथड से क्या एक साल की डेप्रिसिएशन मालूम की जा सकती है कि कितनी है, 100 तकसीम 20 कितनी आई, 5 मिलियन एक साल की हुई। तो ये 37.5 कितने सालों की होगी, ऐसे निकाल लो यार। एक साल की 5 है, साल आ जाएंगे इज इक्वल टू 37.5 या 37.5 को 5 पे तकसीम कर दो तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे। गॉट द पॉइंट। या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फार्मूला ही लिख देते, मैंने सिखाया हुआ है, मिसिंग लाइफ या मिसिंग ईयर सारा फाइंड करने का तरीका बताया हुआ है। तो अदरवाइज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का आप फार्मूला लिख सकते थे कि accumulated depreciation is equal to cost minus residual value over life multiplied by cumulative period। तो accumulated depreciation 37.5 है, cost 100 है, residual value 0, life 20 साल, एक साल की depreciation multiply by cumulative period आपने find करना है।
आप इस तरीके से भी कर सकते थे, और यही चीज यहां पर परफॉर्म हुई है। ठीक है, तो जो सी चीज गिवन हो उसका फार्मूला अगर एग्जिस्ट करता हो तो आप वो भी यूज करके चीजों को मालूम कर सकते हैं, मिसिंग आइटम्स को मालूम कर सकते हैं। तो ये 7.5 साल इस तरीके से दो तरीके हैं मालूम करने के। एक साल की डेप्रिसिएशन निकाल लो, देख लो कितने सालों की बनती है, 37.5 तकसीम 5, एक साल की डेप्रिसिएशन, कितने साल गुजरे, तो कितने साल गुजरे जी, 7.5 ईयर्स पास्ट, 7.5 लेस कर देंगे तो ये बच जाएंगे 12.5। तो एक चीज क्या थी, हिडन थी। तो आई कैप से तो हमें इससे ज्यादा चीजें हिडन होने की उम्मीद रखनी चाहिए। जी इसमें कोई क्वेश्चन, कोई चीज समझ ना लगी हो? अब आप लोग ये नहीं, यहां तक ही नहीं पहुंच रहे थे, यहां तक तो कोई काम नहीं था, कोई मसला ही नहीं था। मींस एक साल की तो एंट्रीज परफॉर्म करना तो कोई मसला नहीं था इसमें, जनरल एंट्रीज अगर करनी होती, या यहां तक की वर्किंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। रिमेनिंग लाइफ तो ये वाले स्टेप के ऊपर जाके आती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर 14 के ऊपर क्या करना है हमें, फिर से डेप्रीसिएशन करनी है। डेप्रीसिएशन 52 डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ 12.5, 52 माइनस 0, कॉस्ट माइनस रीवैल्यूड अमाउंट माइनस 0 डिवाइड बाय 12.5, 4.16, और दूसरा है 10.5 डिवाइड बाय 12.5, 0.84। ये प्लस में लिखना है, ये लेस होना है। लॉस की कमी प्लस में लिखी जाएगी तो होगी 47.84 एंड 9.66 लॉस। ये हमारी WDV 31 दिसंबर 14। क्या दोबारा से रिवैल्यू हो रहा है? यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ था, दोबारा से ये रिवैल्यू हो रहा है। फैक्ट्री बिल्डिंग वार revalued at 64 million whereas there was no change in the value of office building। तो ये 64 पर जा रहा है, ये चला गया 64। वही वाला स्टेप कि WDV आ चुकी है, आपने क्या लेनी है, रीवैल्यूड अमाउंट लेनी है। अब वैल्यूएशन अपवर्ड हुई है 16.16 की क्या होगी, ये अपवर्ड हो गई, ये प्लस में आई। तो सारी लाइन प्लस, पहले पुराने लॉस को खत्म करेंगे, 16.16 पुराना लॉस खत्म हुआ, और बाकी यहां पर सरप्लस में लिख देंगे 6.5। तो मेरा सरप्लस 6.5 से क्रिएट हो जाएगा, ये मेरा निल हो जाएगा। इसको हम बोल देंगे रीवैल्यूएशन सरप्लस 31 दिसंबर 14। और ये मेरी रिवैल्यूड अमाउंट चूंकि ईयर एंड की है, लिहाजा क्या होगा, यही मेरी कैरिंग अमाउंट होगी, फाइनल WDV होगी। एनी क्वेश्चन? चलें फिर नोट टू नोट बनाते हैं। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, आज इस नोट का 100% स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा विद डिस्पोजल। ओपनिंग, इसमें एडिशन आ सकती है, इसमें आप ट्रांसफ़र करते हैं, इसका नाम कैंसलेशन हो सकता है। उसके बाद आपकी रीवैल्यूएशन आएगी, रीवैल्यूएशन के दो हिस्से अलग-अलग लिख देते हैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस। और आखिरी चीज़ इसमें आ सकती है कि ये लेस हो सकता है ड्यू टू डिस्पोजल।
जी क्या मिलियन रुपीज मिलियन कहां पे लिखे, कितने भी लिख दो, जितने दिल करे यहां पे लिख दो रुपीज मिलियंस। नई जगह मिल रही, नीचे नोट में लिख दो ऑल अमाउंट्स आर इन रुपीज मिलियन। नई जगह मिल रही, क्या कर दो नीचे नोट दे दो ऑल अमाउंट्स आर इन रुपीज मिलियन। इस तरीके से हो सकता है, इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है। तो कहीं पर भी कोई चीज आपको याद आ जाती है और आपने वो चीज उस जगह पर परफॉर्म नहीं की हुई, ये वाली प्लेस आपके पास अवेलेबल नहीं रही, नीचे नोट दे दो, अगले पेज पे नोट दे दो ऑल अमाउंट्स आर इन रुपीज मिलियन, नो प्रॉब्लम। ले जी, हमारा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग आ जाएगा। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का क्लोजिंग आ गया। उसके बाद आई एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ओपनिंग डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर और ट्रांसफर, और फिर आपकी आ जाएगी एक डिस्पोजल की वजह से कमी, और आपके पास आ जाएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन की क्लोजिंग। इसको हम बोल देते होते थे x, इसको बोल देते होते y, और फिर आ जाता था नेट कैरिंग अमाउंट क्लोजिंग x माइनस y, और नेट कैरिंग अमाउंट ओपनिंग, इसको हम बोल देते हैं a, इसको बोल देते हैं b, और ये आ जाता है a माइनस b करके, ये हमारा नोट का मेन हिस्सा बन गया। दो तीन फिक्रे दिमाग में घूमने चाहिए आपके, दो तीन फिक्रे जो बार बार बोले हुए हैं वो दिमाग में घूमने चाहिए बच्चों। वो फिक्रे कौन कौन से हैं आपके? ईयर एंड पर डन। एक फिक्रा है ईयर एंड पर एसेट अकाउंट अपनी कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट पर मौजूद होता है, और दूसरा फिक्रा अगर ईयर एंड की रिवैल्यूएशन हो तो चूंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन किधर चली जाती है, ट्रांसफर हो जाती है एसेट अकाउंट में, लिहाजा एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है अगर ईयर एंड की रिवैल्यूएशन हो। और इसका शॉर्टकट सोचकर मैंने आपको बताया था बाद में, तब तो साबित किया था हमने। तो फिर अब ये बताएं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का क्लोजिंग 31 दिसंबर 13 पर क्या होगा, फैक्ट्री बिल्डिंग का क्लोजिंग। क्या 2013 में रिवैल्यूएशन हुई है? बोलें जी, 2013 में रिवैल्यूएशन हुई है, तो इसका मतलब है क्लोजिंग क्या हो जाएगा, और ईयर एंड पर हुई है, ओपनिंग पे नहीं हुई, ईयर स्टार्ट पर नहीं हुई, ईयर एंड पर हुई है, तो इसका मतलब है ये क्लोजिंग क्या होगा, नील। अगले साल के भी एंड पर क्या हुई है, रिवैल्यूएशन हुई है, तो इसका मतलब है इसका क्लोजिंग 2014 फैक्ट्री का भी क्या होगा, नील होगा। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट आप आराम से फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम दी क्वेश्चन। क्लोजिंग फैक्ट्री बिल्डिंग 2014 के एंड पर कितने पर रिवैल्यू हो गई है, 64। इसका मतलब है ये 64 आपका क्या होगा, यहां पर क्लोजिंग 14 का क्लोजिंग होगा। क्लोजिंग फाइंड पहले करनी है। 2013 का क्लोजिंग क्या होगा, 2013 के एंड पर रिवैल्यूएशन हुई है और वो कितने पे हुई है, 52 पर, तो इसका मतलब है ये रिवैल्यू होकर कितने पर आ गया होगा, 52 पर। एक साल का क्लोजिंग, अगले साल का क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा, ये बन गई 52।
एक साल का क्लोजिंग, अगले साल का क्या बनेगा? ओपनिंग बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब अगला काम हमें करना है, नोट बनाना है और इधर से शुरू करना है। कितने पर मौजूद थी ये कॉस्ट? 100 पर। इससे पिछले साल तो ये किस पर मौजूद थी? कॉस्ट पर मौजूद थे। तो इसका मतलब है ये ओपनिंग कितने पे आ रहा होगा? 100 पर आ रहा होगा। 37.5 एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है ये वाली। यहां पर ओपनिंग कितना आएगा? डेफिनेटली होगा तो सही ना। 32.5 पक्की बात है। ठीक है, एक साल की डेप्रीसिएशन कितनी? 5 की डेप्रीसिएशन। इसका मतलब है 5 की डेप्रीसिएशन 2013 में हुई होगी। और बोले जी हुई होगी। तो डेप्रीसिएशन 2013 की कितने पे हुई है? 5। और जो मुझे दी है वो ईयर एंड की है कितनी? 37.5, जो कि बाद में अल्टीमेटली क्या हो जानी है? ट्रांसफर हो जानी है। तो इसका मतलब जो मैंने ट्रांसफर करनी है वो करनी है 37.5। तो ओपनिंग कितना बनेगा फिर? 32.5। ये ट्रांसफर होके 37.5 इधर आ जाएगी थ्रू आवर दिस एंट्री के एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को क्या कर दो? डेबिट कर दो। इस पूरे एरिया की नेचर क्रेडिट है, क्रेडिट में से डेबिट लेस होता है। हाँ, कौन सा? तो मैंने माइनस ही किया, नहीं हुआ, डेबिट होगा। हाँ, तो मैं वही वाला तो साबित करने लगा हूं आपको। ये इसकी नेचर, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन की नेचर क्या है? क्रेडिट है। और एसेट की नेचर क्या है? डेबिट है। ठीक है जी। तो एक फिक्रा मैं बोलता होता हूं, डेबिट में डेबिट ऐड होता है और क्रेडिट लेस होता है, और क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है और डेबिट लेस होता है। मेरी एंट्री क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट है, तो क्रेडिट में से डेबिट क्या होना है? लेस होना है। तो ये आ गया लेस। एसेट क्रेडिट हो रहा है। एसेट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो एसेट की नेचर क्या है? डेबिट है। डेबिट में से क्रेडिट ने क्या होना है? लेस होना है। ठीक है बेटा, हाथ से लग गई जी बेटा? थोड़ी थोड़ी सी। ठीक है। तो डेबिट में से क्रेडिट लेस हो गया, क्रेडिट में से डेबिट लेस हो गया। टोटल हमारी 37.5 ट्रांसफर करना था, वो हमने ट्रांसफर कर दिया। इस साल की डेप्रीसिएशन की प्रेजेंटेशन आनी थी, 5 की हमने यहां पर वर्किंग की थी। हमने कहा एक साल की डेप्रीसिएशन क्या है? 5 है, हमने वो लिख दी। अगर फर्ज करें आपको नहीं भी समझ लग रही यार ओपनिंग क्या होगा, तो खाली छोड़ दो। ये ट्रांसफर का तो पता चल गया होगा ना यार, ट्रांसफर होनी है, तो ये ट्रांसफर में तो लिखो। एक साल की डेप्रीसिएशन हो गई है तो ये भी लिखो। रिवर्स जाओगे तो खुद ब खुद 32.5 बैलेंसिंग आ जाएगा। थोड़ा सा सोचेंगे तो जो सी चीज बन रही हो कम से कम वो लाजमी तौर पर क्या लिखा करो? प्रेजेंट कर दिया करो। हर लाइन आइटम के क्या होते हैं? मार्क्स होते हैं, हर लाइन आइटम के। ये कर दिया, फिर ये किया, फिर बैलेंसिंग ये निकाला, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब एसेट हमारा किस पर आ चुका हुआ है? अपनी बुक वैल्यू के ऊपर आ चुका हुआ है, यहां पर पहुंच गया हुआ है। अब आपने इस एसेट को कम करना है विद रिस्पेक्ट टू योर प्रॉफिट एंड लॉस। आपका एसेट कम हो रहा है और एसेट की कमी विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे और वो यहां पर आएगी 10.5। ये इसके सामने आप लिख रहे होंगे। और अब आप चेक करें क्या ये वैस 52 पर गिर जाता है? कैलकुलेशन वाइज हो रहा है या नहीं हो रहा? और ये भी हो गया या नहीं हुआ? नील हो गया या नहीं हुआ? एक साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग है।
एक साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग है। अब अगला साल आप ऐसे डिफाइन कर लिया करें कि ये पिछले साल से लेकर इस साल तक का काम है। डेप्रीसिएशन हुई है 4.16, डेप्रीसिएशन हुई है 4.16 और साल के एंड पर रिवैल्यूएशन भी होगी। इसका मतलब है 4.16 ही क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा 4.16 एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। एसेट अपनी बुक वैल्यू पर आ गया 52 माइनस 4.16 47.84। इसको बढ़ाना है 16.16 से विद रिस्पेक्ट टू दो चीजें कि सरप्लस कितना और प्रॉफिट एंड लॉस कितना। तो 6.5 से आप बढ़ा देंगे सरप्लस और प्रॉफिट 9.66 से बढ़ा देंगे एसेट को, तो आपकी ये वाली वैल्यू बन जानी चाहिए है। और अगर नहीं बन रही इट मींस कि आपका प्रोसेस ठीक नहीं है। मैंने तो पहले ये लिख दी थी, ये भी पहले लिखी गई थी, जस्ट वो वाला एक फिक्रा। इस साल की जर्नल एंट्रीज में पहली एंट्री होगी 31 दिसंबर 14, डेप्रीसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 4.16। दूसरी एंट्री होगी 31 दिसंबर 14 पर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और फैक्ट्री बिल्डिंग क्रेडिट ट्रांसफर 4.16। इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन कोई नहीं है, फिर एसेट रिवैल्यू हो रहा है, फैक्ट्री बिल्डिंग आपकी डेबिट हो रही है। इन टोटलिटी 16.16, रिवैल्यूएशन सरप्लस उसका आ रहा है 6.5 और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो रहा है 9.66। जल्दी में आप खाली प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख देंगे तो गुजारा चलेगा। तो ये था छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा उसका आंसर विद रिस्पेक्ट टू योर फैक्ट्री बिल्डिंग। अब जिस पैटर्न पे आपने काम किया फैक्ट्री बिल्डिंग का, यू हैव टू डू ऑफिस बिल्डिंग आल्सो। इसको क्या हुआ भाई, इसका हाफ एन आवर हो गया था। जल्दी जल्दी कम से कम 31 दिसंबर 13 तक वर्किंग करें, जहां पर इसकी क्या हो रही है, रिवैल्यूएशन हो रही है और फिर ये चीजें डिस्पोज ऑफ भी हो रही हैं। तो ये बताएं कि मैंने आपको फिक्रे लिखवाए थे डिस्पोजल से रिलेटेड, वो भी बताने हैं आपने मुझे। ये नोट कर लें, उसके बाद आप मुझे बताएंगे। 2-3 मिनट हैं आपके पास। कोई क्यूरी है तो पूछ सकता है। विला बह गए हैं मुंडिया, दूसरा सभी कर दिया, खत्म, पड़का दिया, हो जबरदस्त जबरदस्त। रिलैक्स होने का तरीका जबरदस्त है यार तुम्हारा। ऑफिस बिल्डिंग क्या डिस्पोज ऑफ हो रही है, आपने ये बताना है।
हो रही है, गुड, चलिए नोटिंग हो रही है। अच्छा, ऑफिस बिल्डिंग डिस्पोज ऑफ हो रही है, तो आपने एक काम करना होता है डिस्पोजल में, डॉलर फाइंड करना होता है, डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन बिफोर डिस्पोजल, जहां पे हमने उसको दो हिस्सों में क्या कर देना है, तकसीम कर देना है। तो डेट ऑफ डिस्पोजल क्या है, 1 जुलाई 14, 1 जुलाई 14 को ये बिक्री है, इसका मतलब है 31 दिसंबर 13 लास्ट रिवैल्यूएशन डेट है उसकी। बस ये फाइंड हो गया, 31 दिसंबर 13 तक तो वर्किंग करें ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफिस बिल्डिंग की, बिल्कुल उसी पैटर्न पर जिस पैटर्न पे वो वाली वर्किंग की है। ऑफिस बिल्डिंग, उसकी कॉस्ट है, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है 31 दिसंबर 13 तक। कॉस्ट हमारे पास मौजूद है 164.5, ऑफिस बिल्डिंग, रीवैल्यूएशन सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस का कॉलम 164.5, और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन हो चुकी हुई है कितनी, 26.32। मेरी WDV आ गई 31 दिसंबर 13 138.18, मैंने इसको रीवैल्यू कर दिया 148.9, मैं देख ही लेना, 149.94, 149.94। मसला मेरे सुनने में था, आपके बोलने में नहीं था। कितने, 11.76। ये मेरी वैल्यू बढ़ रही है, ये जाएगी सरप्लस में 11.76, मेरा सरप्लस की वैल्यू बन जाएगी ये। पहला स्टेप है रीवैल्यूड अमाउंट, दूसरा स्टेप डिफरेंस लेना, तीसरा स्टेप अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो सरप्लस में, अगर कम हो रही है तो लॉस में। जैसे ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप, ये वैल्यू कम हो रही थी, इधर मौजूद कोई सरप्लस नहीं था तो हमने इधर ले गए, और ये चौथे स्टेप में ये वाली वैल्यू आ गई। इसी तरह से ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप और ये चौथा स्टेप। 31 दिसंबर 13 पर ये हमारी वैल्यू बन गई है। यहां तक मींस काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जर्नल एंट्री भी आराम से बन सकती थी। लाइक अब यहां पे मैं मिटा दूं ना, इसकी तो जरूरत तो नहीं है ना आपको। ये ऑफिस बिल्डिंग का काम अब होने लगा, फैक्ट्री की बजाय ऑफिस बिल्डिंग की एंट्रीज आ रही हैं। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है जी, 26.32। और यहां पर क्या चीज आ जाएगी, अब बिल्डिंग बढ़ रही है, बिल्डिंग बढ़ रही है तो डेबिट में डेबिट क्या होता है, ऐड होता है। तो बिल्डिंग बढ़ रही है मींस बिल्डिंग डेबिट कर देंगे, ऑफिस बिल्डिंग डेबिट कर देंगे, और 11.76, और रीवैल्यूएशन सरप्लस की नेचर क्रेडिट है और ये भी बढ़ रहा है तो क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है, लिहाजा ये रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये दो एंट्रीज होंगी आपकी 31 दिसंबर 13 पर करेक्टिंग एंट्रीज। अब जरा आओ इस क्वेश्चन के हिसाब से चेक करो, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी 2013 की करेक्टिंग एंट्रीज। तो 2013 की करेक्टिंग एंट्रीज करने में तो रिमेनिंग लाइफ का फाइंड होना भी नहीं है, ना इधर ना इधर। मींस ये वाली एंट्रीज के मार्क्स तो ऐसे निकल कर आने चाहिए कि आपने यहां तक वर्किंग की, इसमें तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, ये 4-5 मार्क्स तो सिक्योर होने चाहिए ना, कि ये दोनों बिल्डिंग्स की एंट्रीज यहां तक तो बननी चाहिए।
तो हम लोग सोचते रहते हैं आगे क्या करना है, जो मेन आंसर है हम उसकी तरफ जाते ही नहीं है कि यार हमने यहां तक तो वर्किंग कर ली है, इसमें कुछ जो मार्क्स मिलते हैं वो तो हम सिक्योर करें। बात में लग गई है? तो ये होता है पास करने का तरीकाकार, सो सिंपल। जो आसान चीज है जहां तक आती है वो तो करो, और जो सी चीज नहीं आती वो किसी को भी नहीं आती, समझ लें। अब अगली चीज, यहां पर अगर आपको लाइफ की नहीं समझ लग रही थी, क्या क्वेश्चन आगे चलाना चाहिए था? बिल्कुल चलाना चाहिए था। नहीं समझ लग रही कि कितने साल लाइफ है, रिमेनिंग लाइफ एज्यूम करके क्वेश्चन कर दो। क्या करो? रिमेनिंग लाइफ एज्यूम करके बाकी सारा क्वेश्चन भी कर दो। मार्क्स इसके कटेंगे इस एक छोटे से स्टेप के। कितने मार्क्स होंगे? 0.5 मार्क्स। कितने मार्क्स? 0.5 मार्क्स। इस चीज के लाइफ निकालने के मार्क्स कितने होंगे? 0.5। इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल के बनते हैं। हद ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 1 मार्क्स हो जाएगा। इससे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है कि बाकी चीजों के मार्क्स। तो 1 मार्क्स लूज करके क्या बाकी 4-5 मार्क्स ले सकते हैं? ले सकते हैं। कम अज कम अगर आपको इस स्टेप में यह पता है कि यार मुझे यहां पर क्या चीज चाहिए, रिमेनिंग लाइफ चाहिए, और आपको नहीं समझ लग रही, तो क्या कर दो? एज्यूम करके अगला सवाल बाकी का परफॉर्म कर दो। आपका भले वैल्यू डिफरेंट आएगी, आपको उस पूरे प्रोसीजर के मार्क्स मिल जाएंगे। इस प्रोसीजर से पूरे के पूरे नोट हो या जर्नल एंट्रीज हो, उसके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लूज होने के चांसेस ही नहीं है। हम लोग यहां पर अटक जाते हैं पेपर के अंदर कि अब आगे कैसे चलाएं, और हम आगे क्वेश्चन को चलाते ही नहीं है, वहीं पे ठप पैक गया, क्लोज्ड। जब हम ये ठप कर देते हैं काम, तो हम इजी मार्क्स जो आगे छुपे हुए हैं वो क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। और वहां पर पैनिक हो जाते हैं हम कि पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ, आई कैप ने पता नहीं क्या करके दे दिया। आई कैप का तो काम है चीजों को क्या करना? हाइड करना। आपको अपने प्रोसीजर के ऊपर क्या होना चाहिए? कमांड होनी चाहिए। प्रोसीजर में जो सी चीज दरमियान में आती है और नहीं फाइंड हो रही, उसको क्या करो? एज्यूम करो और आगे लेकर काइंडली खुदारा क्वेश्चन को परफॉर्म करो। यहां पर आ गए, रीवैल्यूड अमाउंट पर पहुंच गए हैं हम, रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया है। यहां पर क्या काम है जी हमारा? रिमेनिंग लाइफ। जब भी रिवैल्यूएशन होनी है, रिमेनिंग लाइफ फाइंड होनी है, अनलेस कि वो आखिरी एंट्री हो, जब हमें जरूरत ही ना हो। रिमेनिंग लाइफ, टोटल लाइफ हमारे पास है 25 साल। टोटल लाइफ है मेरी 25 साल, और 26.32 नहीं, हमने 164.5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय लाइफ है 25 साल, तो एक साल की डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, कितनी है? 6.58। अब देख लेंगे ये कितने सालों की है, तो 26.32 तकसीम 6.58, ये आ जाएगी 4 साल। 4 साल 31 दिसंबर 13 तक गुजर चुके हैं, तो 21 साल रिमेनिंग रह जाएंगे। 21 साल रह गए, तो अब आगे चलाना है। क्या इसके फौरन बाद एसेट डिस्पोजल है 31 दिसंबर 13 की रिवॉल्यूशन पर? इसका मतलब यहां पर ये है स्प्लिट ऑफ पॉइंट। यहां पर आपने अपनी वर्किंग को 2 हिस्सों में क्या कर देना है? तोड़ देना। डन। 2 हिस्सों में तोड़ना कैसे है वो अब हम करने लगे हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है ऑन 31 दिसंबर 13, किधर गया? हाँ, ये सेल हुआ 30 मिलियन का 31 दिसंबर 13 पर। WDV बिफोर रिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ द सोल्ड बिल्डिंग अमाउंटिंग टू रुपीज दिस। WDV थी 27.72 और रिवैल्यूड अमाउंट थी 31.92। कहीं पर नहीं जाना। 3 कॉलम किसके लिए बनाए हैं? डिस्पोजल के लिए। यह एसेट हो जाएगा डिस्पोज्ड इन फ्यूचर। उसने जो चीज दी है ना, वो एक मुझे ये वाली दी है WDV, और एक इसमें से रिवैल्यूड अमाउंट दी है। आउट ऑफ दीज ऑल उसने क्या किया, मुझे जो फ्यूचर में डिस्पोज ऑफ हो जाएगी उसकी WDV दी है, और एक रिवैल्यू, ये वाली नहीं दी,
ये वाली दी है, रीवैल्यूड अमाउंट दी है, ये तो हम डिफरेंस लेके निकालते हैं। तो अब भी हम यहीं पर वर्किंग कर देंगे डिस्पोजल की, कोई नई वर्किंग नहीं ओपन करनी है। 27.72 WDV थी, 27.72 WDV थी, और रीवैल्यूड अमाउंट इसकी थी 31.92। 31.92, तो मेरा सरप्लस कितना आया? 4.2। अब मुझे कॉलम्स के अंदर डिस्पोजल के लिए इन दो वैल्यूज को तोड़ना है, बस इसको इधर और इधर दो हिस्सों में तोड़ना है। इसी तरह इस वैल्यू को इधर और इधर दो हिस्सों में तोड़ना है। यह आ जाएगी डिस्पोजल की ऑफिस बिल्डिंग, ये उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये आ जाएंगी जो बाकी बच गए हैं रिमेनिंग, और ये उनका रिमेनिंग का रिवैल्यूएशन सरप्लस। 149.94 में से रीवैल्यूड एसेट की रीवैल्यूड अमाउंट क्या 31,092 दी हुई है, तो ये आ जाएगी 31.92, और इसका बाकी का हिस्सा 149 में से 31.92 माइनस कर दें तो यहां पर आ जाएगा -31.92, 118.02। ये बताएं इसकी किसी को ना समझ लगी हो, रीवैल्यूड अमाउंट को दो हिस्सों में क्या करना है? तोड़ना है, कि फ्यूचर में जाके डिस्पोज ऑफ कौन सी हो जानी है और फ्यूचर में बाकी रह कौन सी जानी है। डन? अच्छा, अब रीवैल्यूएशन सरप्लस को भी तोड़ना है। रीवैल्यूएशन सरप्लस रीवैल्यूड एसेट का कौन सा आ गया है? 4.2। इसको उठा के यहां पर लिख देंगे हम 4.2, और 11.76 में से 4.2 को माइनस कर देंगे और 7.56 आ जाएगा। आपने इन दो वैल्यूज को दो हिस्सों में क्या कर दिया? तोड़ दिया है। बस ये वाला बस स्टेप है हमारा रीवैल्यूड अमाउंट 31 दिसंबर 13। अब आगे आपने चलना है, रिमेनिंग लाइफ हम फाइंड कर चुके हुए हैं। अब अगले साल में ही क्या डिस्पोजल है? कल मैंने एक साल गुजार लिया था, अब अगले साल में क्या है? डिस्पोजल है। तो जो डिस्पोजल वाला साल है आपने उसमें 3 काम करने हैं। कौन कौन से? डेप्रीसिएशन ऑफ डिस्पोज्ड एसेट। पहली चीज किस तारीख तक जाएगी? 30 जून है, कौन सी तारीख है डिस्पोजल की? 1 जुलाई। और एक बात बोली हुई है, डिस्पोजल की डेट कौन सी लेनी होती है आपने? आखिरी महीने की आखिरी तारीख, तो 30 जून 14 बनेगी। डेप्रीसिएशन ऑफ डिस्पोजल वर्किंग बनेगी 31.92 माइनस 0 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ 21, और इंक्रीमेंटल 4.2 डिवाइड बाय 21 जी 6 पॉइंट हाँ मल्टीप्लाई बाय 6/12, यस यस, मल्टीप्लाई बाय 6/12 भी करना है, और ये 4.2 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 6/12 0.76 0.1 बस लें। ये आपकी आ गई डेप्रीसिएशन ऑफ डिस्पोजल। और अब क्या कर देनी है? दूसरा स्टेप WDV को भी क्या करो? गेट आउट बोल दो। तो WDV ऑफ डिस्पोजल ये आपका क्या है? दूसरा स्टेप। ये पहला, ये दूसरा। WDV 31.16 ये भी गेट आउट हो जाएगा, और 4.1 ये भी गेट आउट हो जाएगा। और तीसरा काम क्या है?
डेप्रीसिएशन ऑफ रिमेनिंग। अब वो कैसे निकालेंगे? 118.02 माइनस 0 डिवाइड बाय 21, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरे साल की है। 7.56 डिवाइड बाय 21, 5.62, 0.36 और अब मेरे पास क्लोजिंग आ जाएगा, ये दोनों निल हो जाएंगे और 118 में से 5.62 आ जाएंगे, 112.4, 7.2। ले जना, ये वर्किंग हमारी तैयार हो गई। क्या ये बेचारी रिवैल्यूएशन हो रही है या नहीं हो रही? रिवैल्यूएशन हो रही है लेकिन चेंज वैल्यू नहीं हो रही। ऐसा हुआ है या नहीं हुआ? ऑन 31 दिसंबर 14 फैक्ट्री बिल्डिंग वर रिवैल्यूड एट 64 मिलियन whereas there was no change in the value of office buildings। कोई वैल्यू चेंज नहीं है ऑफिस बिल्डिंग के, तो जनरली तो रीवैल्यू तो हो रही है, जनरली रीवैल्यू तो हो रही है लेकिन उसकी वैल्यू में चेंज नहीं है, ओपनिंग कैरिंग अमाउंट पर मौजूद है। जहाज उड़ाएंगे, बिल्कुल उड़ाएंगे। लें जनाब, जल्दी जल्दी नोटो नोट बनाते हैं। ओपनिंग क्या होना चाहिए? इधर आ जाए, अब फॉरवर्ड चलते हैं। ओपनिंग क्या होना चाहिए? 164.5, ये यहां पर आना चाहिए। बोलें जी, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट 164.5, क्या 26.32 यहां पर आना चाहिए? यस सर, बोल दो। ये 31 दिसंबर की है, ये ट्रांसफर वाली वैल्यू है, तो 26.32 एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन होने के, वो डेप्रीसिएशन होने के बाद है, ये गेट आउट हो रहा होगा 26.32 और एक साल की डेप्रीसिएशन 6.58 है, तो ये रिवर्स जाएंगे, कितनी बनी? 19.74, ऐसे आ जाएगी। बस इतना सा काम करना था। ट्रांसफर हो गई, ये ट्रांसफर 26.32, एसेट रीवैल्यू हो गया, रिवैल्यूएशन यहां पर पहुंच गए हम, 11.76 से बढ़ाना है विद रिस्पेक्ट टू सरप्लस आया, तो सरप्लस वाली लाइन के अंदर इस लाइन में हम लिख देंगे 11.76 प्लस में, और एसेट रीवैल्यू होकर पहुंच जाना चाहिए है ऑफिस बिल्डिंग 149.94, ये यहां पर 149.94 पर आना चाहिए है। किसी भी ईयर एंड पर एसेट अकाउंट अपनी कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट पर मौजूद होता है। ईयर एंड की रिवैल्यूएशन हो तो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन निल हो जाती है, तो इस साल के एंड पर रिवैल्यूएशन हुई, ये वाली वैल्यू निल हो जानी चाहिए है। यहां से इसका क्लोजिंग, इसका ओपनिंग होना चाहिए। डन है बच्चों? मुश्किल तो नहीं? अच्छा, अब अगले साल के काम क्या हुए हैं? क्या ये डेप्रीसिएशन चार्ज हुई है? 0.76, बोलें जी। डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे 0.76। परेशानी नहीं लेनी, पेपर में कोई किसी भी किस्म की परेशानी नहीं लेनी, जिस स्टेप्स के ऊपर काम किया हुआ है ना उस स्टेप्स के ऊपर काम कर दो। ये 0.76 डेप्रीसिएशन है, तो यहां पर लिख दो 0.76, ये भी है, ये भी है, ये बाद में जमा हो जाएगी 5.
बस ऐसे ही लिख दो, नो प्रॉब्लम। एक ये डेप्रीसिएशन है आपकी इस साल में और एक ये डेप्रीसिएशन है इस साल में। अब आपने गेट आउट बोलना है, ये है गेटिंग आउट, ये क्या है? गेट आउट। डिस्पोजल, डिस्पोजल की एंट्री क्या पास करते होते हैं यहां पर? अब हम डिस्पोजल की एंट्री पहले लिखते हैं। डिस्पोजल की एंट्री क्या पास करते हैं? कैश डेबिट होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट होगी, जो एसेट है उसकी रीवैल्यूड अमाउंट क्रेडिट होगी। कैश ये बिका था 30 का, इसकी रीवैल्यूड अमाउंट हमने पहले से फाइंड करके रखी हुई है, कितनी है? 31.92 और क्वेश्चन में भी दी हुई है 31.92। इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन हमारे पास मौजूद है कि ये रिवैल्यूएशन के बाद कितने का हुआ? सिर्फ डेप्रीसिएशन 0.76, तो इसकी 0.76 आउट होगी। बैलेंसिंग अमाउंट क्या आ जाएगा? गेन या लॉस। 31.16 में वाली चीज 30 में बेची गई तो 1.16 का लॉस आ जाएगा, लॉस। डिस्पोजल के साथ साथ एक और एंट्री होनी है, इस डेप्रीसिएशन भी होनी थी ना इसकी दरमियान में। पहले इसकी डेप्रीसिएशन चार्ज होनी थी 30 जून के ऊपर, डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 0.76 और एक इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, ये वाली एंट्री 0.1। उसके बाद डिस्पोजल के बाद यही वाली एंट्री, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, डिस्पोजल की वजह से होनी है कितने पे? 4.1 की। ये हो गई बच्चों आपकी जर्नल एंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू डिस्पोजल। इसमें किसी को ना समझ लगी हो, कैश डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को आउट करना है डेबिट, रिवैल्यूड अमाउंट को आउट करना है क्रेडिट, और ये बैलेंसिंग अमाउंट 1.16। अब इसी को यहां पर पोस्ट करना है। एक साल का क्लोजिंग, अगले साल का क्या होता है? ओपनिंग 149.94। अब दिमाग में दो चीजें आउट करनी है, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अलग आउट करनी है, इसके दो हिस्से हैं, एक है 31.92 रीवैल्यूड अमाउंट, एक है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 0.76। इन दोनों को डिफरेंस लेंगे तो 31.16 आएगा। रीवैल्यूड अमाउंट में से आउट कर दे डिस्पोजल की वजह से, यहां पर 31.92। डिस्पोजल की वजह से जो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है वो यहां से आउट कर दें 0.76। ये वाली एंट्री डेबिट, क्रेडिट में से डेबिट लेस, ये एसेट की रिवैल्यूड अमाउंट डेबिट में से क्रेडिट लेस। और क्या काम करना है? ये काम कर दिया, ये काम की जर्नल एंट्री कर ली, इसके दो हिस्से करके कर दिया, ये 4.1 जर्नल एंट्री में कर दिए, नोट में नहीं डायरेक्टली आएगा फिलहाल, और ये डेप्रीसिएशन लिख दी, रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं आएगा, तो यहाँ पर डेप्रीसिएशन लिख दी हुई है, ये कर दिया हुआ है, तो क्लोजिंग अब फाइंड कर दें फिर, और तो कोई नहीं है। रिवैल्यूएशन हुई है वाला इसकी? हुई है, एंड पर करेंगे, एंड पर रिवैल्यूएशन हो तो वैल्यू भी चेंज ना हो तो बस एक ट्रांसफर वाली एंट्री होगी ना कि वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, तो आप यहां से सारी की सारी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन उठाएंगे और ट्रांसफर कर देंगे। कितनी बनती है? 5.62 यहां से निकलेगी और ट्रांसफर 5.62 हो जाएगी। कोई सरप्लस कोई गेन नहीं आना क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होनी। ईयर एंड की रिवैल्यूएशन हो तो ये निल हो जाएगा और ये अपनी रिवैल्यूड अमाउंट जो कि 112.4 है इसके बराबर आ जाएगा।
एनी क्वेश्चन? आखिरी स्टेप की नहीं समझ लगी? ये 31.16 क्या है? WDV। जर्नल एंट्री में एसेट अकाउंट अलहदा से आउट करना होता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलहदा से आउट करनी होती है। तो उसकी रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 31.92। ये डिस्पोजल में आ गई। इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हो चुकी है? 0.76। ये इसमें से आउट हो गई। डन, पहला स्टेप हो गया। अब अगर मैं ये ट्रांसफर ना करता, चलें ये वाले ट्रांसफर नहीं किया मैंने, अब वैल्यूज बनाए क्या बनती हैं? पहले वैसे वैल्यूज बना लेते हैं। वैल्यूज बनाए क्या बनती हैं? क्या बनती है जी? 118.02। किसी भी ईयर एंड पर एसेट अकाउंट अपनी कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट पर मौजूद होता है और मैंने कहा था मेरी वर्किंग से क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाती है। क्या रिमेनिंग एसेट्स यही रह गए हैं और उनकी रिवैल्यूड अमाउंट यही है? क्यों बच्चों? डन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिमेनिंग की ये बनाए, यहां पर क्या बनती है? 5.62। क्या ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है? इन दोनों का डिफरेंस लें, क्या बनता है? 112.4। क्या ये रिमेनिंग रह जाने वाले ये मैच हो गए? तो हमारा क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाती है अपनी वर्किंग से। अब एक फिक्रा लिख लें कि जब भी एसेट रीवैल्यू होंगे, जब भी एसेट रीवैल्यू होंगे तो एंटायर क्लास रीवैल्यू होती है। मींस बिल्डिंग रीवैल्यू हो रही है तो सारी बिल्डिंग्स रीवैल्यू होंगी। अब बनाने वाले ने नोट का क्वेश्चन तो नहीं ना बनाया हुआ, उसने तो कौन सा बनाया हुआ है? जर्नल एंट्री का क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो उसने तो जर्नल एंट्री तो यहां तक खत्म हो जाती है कहानी। मींस एंड पर कोई रिवैल्यूएशन की कोई एंट्री एज सच नहीं बनती। लेकिन रिवैल्यूएशन जनरली है ईयर एंड पर, उसकी वैल्यू में चेंज नहीं है। उसकी वैल्यू में चेंज नहीं है तो इसका मतलब जब रीवैल्यू होना है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो मौजूद है उसने क्या होना है? शिफ्ट होना है। तो ये है 5.62। इसको शिफ्ट कर देंगे, जैसे मैंने पहले लिखा था 5.62 इधर से निकल जाएगा और इधर आ जाएगा। जो 112 है ये वाली वैल्यू ये यहां पर आ जाएगी। ये वही वाली वैल्यू रीवैल्यूड अमाउंट होगी। किसको? हाँ तो वो तो मैंने आपको लिखवाया ना, एंटायर क्लास रीवैल्यू होती है। भी पहले यही कर दिखाया था ना। फिर ये वाली वैल्यू वो जो कह रहा है, नहीं वर्किंग में कुछ भी नहीं होगा। वर्किंग में तो रीवैल्यू हुआ तो रिवैल्यूएशन के वक्त क्या होनी है? ऐसे हो जाएगा यार। ये लो 112.4 रिवैल्यूड अमाउंट डिफरेंस निल। ठीक है, ये आपकी WDV थी, ये रिवैल्यूएशन हुई और उसमें कोई वैल्यू में चेंज नहीं है, लिहाजा वो किस पे रह जाएगा? 112.4 पर ही रह जाएगा। हाँ, नोट को सही कर देंगे हम। अब ये पहला स्टेप है कि रिवैल्यूएशन एंड पर नहीं हुई तो, और अगर हो गई और कोई चेंज नहीं है तो ये 5.62 यहां से गेट आउट बोल देंगे, ये निल हो जाएगा और ये 5.62 यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा और ये वाली वैल्यू कैरिंग अमाउंट के बराबर आ जाएगी 112.4। एंड दैट्स ऑल द गेम। भाईजान कदरदान मेहरबान, एक दफा जरा प्यारा सा यहां से लेके ना वो एंड तक जरा स्लो मोशन में। थैंक यू जी, आज के लिए इतना ही बच्चों। होमवर्क होमवर्क होमवर्क। IS 16 is ended with revaluation
कल से इंशाल्लाह नया स्टैंडर्ड शुरू करने की कोशिश करेंगे। होमवर्क में आपके आ जाता है 2.8 जो अभी हमने क्लास में किया, प्लस 2.7 है आबिद, या 2.9 है आबिद, 2.9 है आबिद लिमिटेड के नाम से। उसका भी नोट बनाना है, वो भी जनरल एंट्रीज का क्वेश्चन था शायद, या नोट का है, वो शायद नोट का है। आबिद लिमिटेड है जी, नोट का क्वेश्चन है जी। बाकी बातें नोट की इंशाल्लाह कल करेंगे, थोड़ा सा कल करेंगे, इसी की बात कुछ कर लेंगे और फिर बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टैंडर्ड शुरू कर देंगे। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।